हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सेशन को अच्छे से देख भी रहे होंगे। ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये सेशन 90 डेज का रहेगा, है ना। कैसे मैनेज करना है आप लोगों को। नवंबर में तो आप लोग अच्छे से मैनेज करोगे। दिसंबर में थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में क्या रहेगा कि आपका प्री भी रहेगा और क्या रहेगा आपका मतलब प्री ज्यादा रहेगा, प्री पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपका 30 दिसंबर को आपका प्री होने की एक पॉसिबिलिटी है। बाकी मेंस तो जनवरी में होगा। तो नवंबर को तो अच्छे से मेंटेन कीजिए। दिसंबर में और भी देखिए, अभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन आने जैसे रहेंगे यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ये काफी बच्चे के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, सर क्या पता कैसे होगा, है ना। बहुत ही कम समय बचा है यहाँ पे, हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी इन बातों को आप लोग माइंड पे मत लीजिए, है ना। जैसे भी नंबर आ रहे हैं, टेस्ट आप लोग दे रहे हो, जो भी सोर्स है, ठीक है सोर्स, लेकिन एग्जाम का जो लेवल होता है वो लिटरली मैं बता रहा हूँ पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। अब देखो प्रीवियस ईयर, देखो प्री का जो कट ऑफ गया था, किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया होगा कि 17-18 नंबर कट ऑफ भी जा सकती है। गया ना इतना इतना नंबर कट ऑफ, किसी को पता था? नहीं पता था यहाँ पे। तो एग्जाम पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं वहां पे, है ना। तो बिल्कुल भी लोड न लीजिए, लास्ट दम तक लड़ना है। रिजल्ट जो भी है 28 दिसंबर 29 दिसंबर तक अच्छे से आपको करना है। प्री भी करना है और मेंस भी करना है। अभी तो दोनों आप लोग लेके चल रहे होंगे। प्री को भी ज्यादा फोकस कीजिए और मेंस को भी। कहीं भी समय आप वेस्ट करते हो, खर्च करते हो, है ना, तो थोड़ा उसके बारे में सोचा करें यार, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। यदि सेशन अच्छा लगता हो, यदि अच्छा लगे ना, यदि अच्छा लगे तो ही थम्स अप देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यदि नहीं अच्छा लगे तो फिर मत करना, है ना। लेकिन हाँ, बी हॉनेस्टली, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ बी हॉनेस्टली और ईमानदारी से दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो भी आप लोग सेशन को अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो तो उसको अच्छे से नोट करते भी चलिए और अच्छे से रिवीजन भी कीजिए जो प्रीवियस हो चुका है वहां पे। आई होप सभी लोग अच्छे से बना रहे हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल बना रहे। जल्दी से थम्स अप दीजिए, बाकी मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है सेशन का। आज हमारा कौन सा दिन होगा? तीसरा दिन होगा सेशन का। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हमारे ये एमसीक्यू सेशन 31 नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा यहाँ पे। ये तक हमारा हो चुका था यहाँ पे, है ना, कि ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन ये भी हो चुका था, समर ओकरा वाला आपको बता दिया था यहाँ पे, है ना। सीडेड कितना होगा इसका? 12 से, हाँ समर की पूछेगा तो 18 से 20 केजी के समथिंग होगा। और यदि पूछेगा रेनिंग सीजन को आपको देगा, है ना, रेनिंग सीजन के बारे में देगा, तो रेनिंग की कितनी होती है? 10 से 12 केजी की समथिंग होगी। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, रेनिंग सीजन का 10 से 12 होगा। और समर की बात करेंगे तो 18 से 20 केजी की समथिंग होगा। ये काफी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी बताया भी था कैप्सूल इसका फ्रूट ऑफ टाइप कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। और येलो वेन मोजेक जो वायरस होगा उसका जो वेक्टर होगा, उसका वेक्टर कौन होता है? व्हाइट फ्लाई। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर दिया था, तो वेल डन। तो व्हाइट फ्लाई होगा, ध्यान रखना है, येलो वेन ऑफ मोजेक वायरस का। अगले चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, द साइंटिफिक नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड बी स्पीसीज इज, है ना। तो अभी प्रीवियस ईयर ही यहाँ पे एक मतलब जो हनी बी होगा इसकी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था, उसका नाम क्या होगा? तो उसका जो नाम होगा, आप लोग वीडियो को पोस्ट कीजिए फिर लगाइए, है ना। मैं तो कंटिन्यूसली चल रहा हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को पोस्ट करके लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा जिसका नाम क्या होगा? एपिस करंजोडियन। ये सबसे अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर नई स्पीसीज इसको खोजा गया था जो बी की ही स्पीसीज होती है। अब बी की स्पीसीज की हम बात करेंगे तो काफी अलग अलग होती है। जैसे से आपने देखा भी होगा कि एक कौन आपने पढ़ा भी होगा कि एक जो होती है रॉग बी होती है ना। एक कौन सी बी होती है हमारी?
रॉक बी होगा, इंडियन बी होता है, लिटिल बी होगा, यूरोपियन, या तो यूरोपियन को भी हम इटालियन बी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा लिटिल है, ये हमारा इटालियन है, और डामर भी होगा। ध्यान रखना है इन सभी की फैमिली एक ही दी गई है यहाँ पे, है ना, इन सभी की फैमिली एक ही दी गई है। जैसे रॉक बी की, इंडियन हाई बी की, लिटिल बी की, यूरोपियन की, सभी की एफिडी है। लेकिन ध्यान रखना कि जो डामर बी होती है, इसकी खासियत होती है कि ये कैसी होती है, स्टिंगलेस बी होगी। कैसी बी होती है, स्टिंगलेस बी होती है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। और इसकी फैमिली जो पाई जाती है जिसका नाम क्या होगा, मेलिपोरिडी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसका जो नाम होता है साइंटिफिक नेम की यदि हम बात करेंगे तो क्या होता है, मेलिपोना इरेडिपेंसिस होता है। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी बी होती है कि जिससे हाईएस्ट रॉयल जेली प्रोड्यूस करती है, ऐसी कौन सी भी होगी, तो उसका नाम क्या होता है, यूरोपियन या तो इटालियन, इसी को बोलते हैं एपिस मेलिफेरा, ध्यान रखना। और कमर्शियल लेवल की यदि हम बात करेंगे तो कमर्शियल लेवल पे जो बैकबोन जो कहा जाता है वो किसको बोलते हैं, यूरोपियन बी या तो इटालियन बी को ही हम लोग बोलेंगे। जो लिटिल बी होगा इसका नाम होता है एपिस फ्लोरा होता है। इंडियन हाईबी का नाम होता है इंडिस एपिस सेरेना इंडिका। और रोगबी की बात करेंगे तो रोगबी का नाम क्या होता है, एपिस डॉर्सेटा जो होगा इसका यहाँ पे नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको इस प्रकार से भी ध्यान रखना ना कि रॉक होगा तो रॉक पे चढ़ने से आपको डर लगता है, तो डी से क्या हो जाएगा, डॉर्सेटा। काफी लोग भूल भी जाते हो। जो फ्लावर होते, फ्लावर कैसे होते, बहुत ही छोटे होते, तो लिटिल फ्लावर, है ना, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। आप लोग बताना कि जो हनीबी वगैरह होती है, हनीबी के जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हनीबी के जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, लेपिंग टाइप से होते हैं, है ना। हनीबी के जो माउथ पार्ट होंगे वो कैसे होते हैं, लेपिंग टाइप से होते हैं, है ना। लेपिंग एंड रेस्पिंग ध्यान रखना, है ना। लेपिंग एंड रेस्पिंग को आप लोग ध्यान रखना कि लेपिंग एंड जो रेस्पिंग हो गए इस प्रकार से इसके माउथ पार्ट होते हैं, है ना। देखो आप लोग काफी बच्चे मैसेज करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने देखा भी रिकॉर्डिंग में, है ना, आ चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं तो आप बिंदास मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। मैं कुछ समय बिजी रहता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जैसे मैं फ्री होता हूँ तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता हूँ। आता है ना रिप्लाई, सभी लोगों के पास डेफिनेटली आता है। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, 90 डेज तक ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करते रहूंगा। तो जो भी डाउट दिक्कत हो डेफिनेटली मेरे को मतलब मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करता हूँ। काफी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, उनके रिप्लाई भी मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लिपिंग एंड रेस्पिंग जो होते हैं ये कहलाते हैं, इसके माउथ पार्ट इसके कहलाते हैं। और कौन सी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, तो फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या होगा, हाइमेनोप्टेरा को आप लोग ध्यान रखना। सॉरी फैमिली नहीं, इसके ऑर्डर की बात करेंगे कि जो ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का नाम क्या होगा, हाइमेनोप्टेरा को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, स्टिंगलेस भी पूछा जाएगा तो डामर भी को ध्यान रखना, जिसका नाम क्या होता है, मेलिपोरा एरेंडिपेंसिस होता है इसका नाम। नेक्स्ट यदि मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेजी चिक और इनसेफलोमलेशिया सॉफ्टिंग ऑफ द ब्रेन डिसीज इज कॉज्ड। सबसे पहले बात ध्यान रखना कि क्रेजी चिक, है ना, जिससे होता है क्रेजी बॉय, क्रेजी गर्ल, है ना, इस प्रकार से, तो क्रेजी चिक एक डिसीज होता है ना। क्रेजी चिक जो होगा एक डिसीज होता है जिसको हम इंसेफलोमलेशिया भी बोलेंगे, जिसमें जो चिकन वगैरह होते हैं इनके ब्रेन कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब जो मुर्गी के बच्चे वगैरह होते हैं इनके जो ब्रेन होते हैं पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं, तो ध्यान रखना विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई की कमी के कारण ही होते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग मेरे को बताना है यहाँ पे, चलो मैं ही बता दे रहा, आप लोग लास्ट में कमेंट करना, मैं जो पूछूंगा उसका आप लोग यहाँ पे बताना है कि जिससे क्या होता है कि विटामिन ए की बात करेंगे, है ना। तो विटामिन जो ए होता है, जैसे हम कैरोट की बात करेंगे तो कैरोट में हाईएस्ट जो विटामिन ए कौन सा पाया जाएगा, विटामिन ए ही पाया जाता है। और कैरोट की बात करेंगे तो कैरोट में हाईएस्ट कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा। और इसी का जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल भी होता है। इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल जो होता है, हम लोग इसी को यहाँ पे बोलते हैं। ठीक, विटामिन बी 2 की यदि हम बात करेंगे तो विटामिन बी 2 का एक अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो क्या माना जाता है, बेल माना जाता है। ध्यान रखना बेल सबसे अच्छा जो होगा, एक विटामिन बी 2 का एक रिचेस्ट सोर्स होता है यहाँ पे। विटामिन ई की मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना विटामिन ई के बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे अलमंड की बात करेंगे तो अलमंड में भी कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन ई ही पाया जाएगा। जो जर्मिनेशन सीड होते हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो जर्मिनेशन सीड होते हैं तो जर्मिनेशन सीड में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई ही पाया जाता है। तो आलमंड में और जर्मिनेशन सीड में विटामिन ई पाया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना।
ठीक है। तो क्रेजी चिक को ध्यान रखना, क्रेजी चिक या तो इंसोफ्लोमलेशिया। तो यहाँ पे काफी डिसीजेस दिए गए हैं, जिससे सबसे पहले बता हम बात करेंगे यहाँ पे पेरोसिस डिसीज की बात करेंगे। तो पेरोसिस किसके कारण होता है? तो पेरोसिस जो होता है किस कारण होता है? एमएन की डिफिशियंसी के कारण होता है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर भी मैंने करवाए थे काफी एमसीक्यू सेशन। तो बहुत सारे बच्चे पेरोसिस वगैरह में और पेरो केरोटिस जो डिसीज होता है, इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं कि जो पेरा केरोटोसिस डिसीज और जो पेरोसिस डिसीज होगा, इन दोनों का हम कैसे ध्यान रखें। तो देखो आपको पता है कि राइस में एक डिसीज होता है, कौन सा होता है? खीरा डिसीज। खीरा डिसीज किस कारण होगा? जिंक की कमी के कारण होगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना, कि जो आपका केरोटोसिस होता है, इसमें क्या आता है? क्या आएगा कि मतलब खीरा, तो खीरा किस कमी कारण होगा? जिंक की कमी कारण होगा। जो पेरोसिस होता है वो एमएन की कमी कारण होगा। देखो वैसे बहुत सारे डिसीज होंगे, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट यहाँ पे लिख दिए हैं। डेंगनाला जो डिसीज होगा, ये सेलेनियम की अधिकता के कारण होता है यहाँ पे। और मिल्क फीवर या तो पिका डिसीज की बात करेंगे तो कैल्शियम की कमी कारण होता है। पिका में ध्यान रखना, कैल्शियम नहीं दिया रहेगा तो फास्फोरस लगाना है। मैंने क्या बोला? पिका के बारे में स्पेशली बोला है कि पिका में यदि कैल्शियम ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो फिर राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका फास्फोरस आएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो फर्स्ट कैल्शियम को ध्यान रखना। कर्ड टॉय पैरालिसिस, ये चिकन वगैरह में होती है, विटामिन बी 2 की कमी के कारण होते हैं, उनके पैर वगैरह ऐसे मुड़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन तो बिफोर प्रीवियस ईयर भी पूछा गया आईबीपीएस एफओ में, है ना, कि जो चिकन वगैरह में क्या होगा? कर्ड टॉय पैरालिसिस होती है, ये किसके कारण होगा? तो किसके कारण होगा? विटामिन बी 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना, राइबोफ्लोविन ध्यान रखना। और राइबोफ्लोविन सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है, ये किसका माना जाता है? जो बेल वगैरह होती है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। क्रेजी चिक अभी बताया, है ना, या इंसेफ्लोमेलिसिया, जिसमें ब्रेन जो होगा सॉफ्ट हो जाएगा, विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है यहाँ पे, है ना। एक लास्ट डिसीज बचा है मार्केन्स डिजीज, या तो इसको फाउल पैरालिसिस भी बोलते हैं, जो किसी कारण होता है? वायरस के कारण होता है यहाँ पे। तो इन सभी को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में पीडीएफ डालूंगा। पीडीएफ में अभी नहीं डालूंगा, काफी बच्चों के मैसेज थे मेरे पास, तो पीडीएफ में आप लोगों को बाद में दूंगा। अभी तो इससे पढ़ते चलिए, डेफिनेटली दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ दूंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। विच ब्रीड ऑफ चिकन इज एन इम्पोर्टेंट नेटिव चिकन ब्रीड ऑफ इंडिया? मतलब इसका नेटिव प्लेस क्या माना जाएगा? इंडिया माना जाएगा। नॉन फॉर इट्स मार्टियर क्वालिटीज सच एस एग्रेसिव फाइट एबिलिटीज, पंजेसिटी एंड मेजेस्टिक जेंट। यहाँ पे मतलब ऐसी कौन सी जो एकदम उग्र वाली होती है, आक्रामक वाली होती है वहां पे, है ना। तो आक्रामक के लिए बात करेंगे तो सभी को लगभग पता चल ही गया होगा, वहां पे उसका नाम क्या होता है? असील होता है। यहाँ पे असील को ध्यान रखना, ये किसके लिए होता है? स्पेशली फाइटिंग के लिए होता है ना, स्पेशली किसके लिए होता है? फाइटिंग के लिए होगा। तो असील पूछा जाएगा तो असील स्पेशली जो होगा वो फाइटिंग के लिए ही होता है। मतलब अब देखेंगे हम लोग असली लड़ाई, कैसे ध्यान रखोगे? हम देखेंगे अब लोग असली लड़ाई, हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखना, फाइटिंग के लिए ये हो जाता है यहाँ पे। आगे चल के बात करेंगे, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इनलार्जमेंट, है ना। काफी लोग यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं वहां पे कि सर सेल डिवीजन के लिए या सेल इनलार्जमेंट के लिए कौन सा होगा? तो देखो इनलार्जमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका Ga3 आ जाता है। लेकिन मैं पूछूंगा डिवीजन, यदि पूछ लूंगा आप लोगों को कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा होगा, तो डिवीजन के लिए कौन सा होगा? साइटोकाइनिन को आप ध्यान रखना। डिवीजन के लिए कौन सा होगा? साइटोकाइनिन होगा यहाँ पे। जर्मिनेशन ऑफ सीड एसोसिएटेड फूड रॉट ऑफ राइस, तो G3 यहाँ पे आएगा। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। देखो मैंने बताया था फूड रॉट ऑफ राइस भी आपको बताया था, है ना। सबसे पहले बात ध्यान रखना कि फूड रॉट ऑफ राइस जो होता है, ये कैसा डिसीज होता है? फंगल डिसीज होता है ना। और इसी से हार्मोन को अलग किया गया था, जो कौन सा हार्मोन था? G3 को निकाला गया था। क्या नाम था फंगस का? उस फंगस का जो नाम था, जिसका नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम था। अरे क्या नाम था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई को आप लोग ध्यान रखना कि जिब्रेला जो फ्यूजिकोराई होगा, या तो फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम, क्या नाम होगा? फ्यूजेरियम मोनिली जो फोरम होता है उसका नाम भी होता है फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम पे ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। दोनों के दोनों यहाँ पे पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एबी की बात करूंगा तो जो एबी रहता है ध्यान रखना, इसका स्पेशली पूछा जाता है
कि स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन होगा, स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए, तो स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए कौन सा होगा, एबीए होगा। इसको हम एंटी GA3 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बाकी एमएच का एक वर्क काफी इंपोर्टेंट होगा, अनियन में स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एमएच का काफी यूज किया जाता है। और कितना यूज किया जाता है, 2500 ppm यूज किया जाएगा। कितना यूज किया जाएगा, 2500 ppm यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी लिवर किडनी सिंड्रोम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FLKS, है ना, ध्यान रखना FLKS, इसका नाम क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलो, फैटी लिवर किडनी सिंड्रोम। किसमें होता है सबसे पहली बात, तो पोल्ट्री में होता है, मतलब जो पोल्ट्री की बात करेंगे तो उनमें होगा। कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा, तो ध्यान रखना बायोटिन विटामिन, जो B10 होता है, विटामिन B10 को हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसी के कारण होता है। बाकी साइनोकोब्लेमाइन जो होगा, ये किसका नाम होता है, विटामिन B10 का नाम होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बायोटिन होगा, जो बायोटिन की जब डिफिशियंसी होता है, मतलब विटामिन B10 की जब कमी पाई जाती है, तो जो पोल्ट्री वगैरह होती है उसमें FLKS डिसीज होता है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। राइबोफ्लाविन वही हो गया हमारा, कौन सा होगा हमारा, B2 हो गया। और अभी बताया था कि B2 जो राइबोफ्लाविन होगा, इसका नाम होता है, इसका एक B2 जो विटामिन B2 होगा, एक अच्छा सोर्स किसका माना जाता है, तो किसका माना जाता है, बेल का। आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आगे चल के बात करेंगे, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड है, रांची में, महेंद्र सिंह धोनी के घर पे। ठीक है, इसे ध्यान रख सकते हैं। लाख रिसर्च सेंटर कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो ध्यान रखना कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, 1924 में इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था, लाख रिसर्च सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के बात करेंगे, पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन इज कॉज्ड बाय, है ना, अनियन का पर्पल ब्लॉच ध्यान रखना, ये किस कारण से होता है, फंगस, ये काफी इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मान लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें इस इंपॉर्टेंट में से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे, है ना। तो पर्पल ब्लॉच ऑफ जो ऑनियन होता है, ये फंगस के कारण होता है, और उस फंगस का जो नाम होगा, उसका नाम क्या होता है, अल्टरनेरिया पोरी, को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, अल्टरनेरिया पोरी को आप लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, अनियन की बात करेंगे तो अनियन किस में आता है, मोनोकोट के अंतर्गत आता है ना, अनियन गार्लिक जो होते हैं मोनोकोट। और इनका जो एडेबल जो पार्ट होता है, इनका एडेबल पार्ट ये किस में आते हैं, बल्ब के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसका एडेबल पार्ट क्या होगा, अनियन गार्लिक की बात करेंगे तो बल्ब को आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फेमस वैरायटी है जो खरीफ के सीजन में लगाई जाती है, पूछा जाता है बताओ कि इस वैरायटी किसकी होगा और कौन से सीजन में लगाया जाता है, तो N53 को ध्यान रखना, बहुत ही फेमस वैरायटी है ना, N53 बहुत ही फेमस वैरायटी है जो अनियन की वैरायटी होती है। और अनियन की बात करेंगे, है ना, तो अनियन में क्या होता है, एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, केटचोल, ध्यान रखना, इसको भी लिख लो। अनियन में एक एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होगा, कैटचोल, तो कैटचोल को भी आप लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी अल्टरनेरिया सोलेना है, ये किसका नाम होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो होगा किसका नाम होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसका नाम क्या होता है, अल्टरनेरिया सोलेना है ना। और लेट की बात करेंगे तो जिसका नाम क्या होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटिस, को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात करेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज, मतलब क्या होगा कि जो सैलिनिटी वगैरह होगा, जो एक्वाटिक जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक प्रकार से नैरो होती है वहां पे, है ना, एक प्रकार से नैरो हो जाएगी, तो उसको क्या कर रही है वहां पे, उसमें एबिलिटी उसको सहन कर रही है वहां पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन यहाँ पे बोलते हैं, है ना, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे। यदि मैं बात करूंगा, दोनों शब्द हमारे पास अलग अलग होंगे यहाँ पे, एक होता है हमारे पास यूरी हेलाइन होता है, और एक क्या होगा, स्टेनोहेलाइन। देखो दोनों को दोनों सेम ही होंगे, यहाँ पे कैसी होती है, वाइड रेंज वाली होगी। जब पूछा जाएगा बताओ कि जो वाइड रेंज होगा, तो वाइड रेंज में क्या आएगा, तो वाइड रेंज जो होगा, तो वाइड रेंज में क्या आ जाएगा आपका, यूरिया, मतलब सॉरी, यूरिया लेना आ जाता है। और नेरो की बात कर देगा तो नेरो में क्या आ जाता है आपका, स्टेनोहेलाइन यहाँ पे आ जाती है ना। ये ध्यान रखना, कैन सर्वाइव आइदर फ्रेश वाटर, और जो साल्ट वाटर या तो ब्रेकिश वाटर, दोनों में ये सर्वाइव कर सकती है। लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे तो ये फ्रेश वाटर में ही, फ्रेश वाटर आर अनेबल टू सर्वाइव इन साल्ट एंड वाइस वर्सा यहाँ पे। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों टर्म जो होंगे हमारे पास काफी इंपोर्टेंट है, यूरेलाइन और स्टेनोहेलाइन को भी ध्यान रखना है। स्टेनोहेलाइन जो होती है, दोनों की दोनों एबिलिटी होती है साल्ट टॉलरेट की यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना नैरो रेंज की बात हो जाएगी तो आपकी स्टेनोहेलाइन आ जाएगा, और वाइड रेंज की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका, यूरिक हेलाइन यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल यदि पूछे जाएंगे यहाँ पे कि बताओ स्टेनोइलन के एग्जाम्पल क्या आएंगे, तो गोल्ड फिश को जरूर ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है कि गोल्ड फिश किसके एग्जाम्पल होगा, यूरियलन का होता है या स्टेनोइलन का होगा। तो गोल्ड फिश एक इंपॉर्टेंट माना जाएगा जो स्टेनोइलन का ही होता है। यूरियलन की बात करेंगे तो मोली को आप ध्यान रखना, है ना, मोली को जरूर ध्यान रखना। द ग्रीन क्रेब है ना, सैल्मोन और इल्स और हेरिंग, ये सभी जो होते हैं आपके यूरी हेलाइन के ही एग्जाम्पल यहाँ पे है। स्टेनोइलाइन जो होता है गोल्ड जो फिश होता है, गोल्ड फिश और हेडकॉक, ये सारे के सारे एग्जांपल जो होते हैं स्टेनोइलाइन के ही एग्जांपल होते हैं यहाँ पे। क्लियर सभी लोगों को, तो दोनों अलग अलग मैंने एग्जांपल बता दिए, आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखना। यूरी हेलाइन जो होता है फाउंड इन मेराइन, और स्टेनोइलाइन की बात करेंगे तो ये मेराइन और जो फ्रेश वाटर वगैरह होगा, दोनों जगह क्या होती है हम लोगों को देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, जो क्या बोलना चाह रहा है कि द क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, यहाँ पे क्रिटिकल लेवल पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या लगा देंगे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे ये लगाएंगे क्राइटेरिया एक एसेंशियल पूछ लेंगे यहाँ पे, क्राइटेरिया एसेंशियल तो फटाफट क्या लगा देंगे और ना तो स्टाउट, लेकिन क्राइटेरिया एसेंशियल तो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है मेरे भाई, तो फिर वहां पे क्यों लगा रहे हैं, वीडियो को पोस्ट करके लगा रहे हैं ना सभी लोग, तो यहाँ पे आर्नन स्टोर क्यों लगाया आपने भाई, इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिटिकल लेवल पूछा है यहाँ पे। सभी के लेवल के होते हैं अलग अलग, क्रिटिकल लेवल होते हैं, बहुत सारे न्यूटन ऐसे वगैरह होते हैं कि जिनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, कितना कितना पीपीएम हम लोग वहां पे दे रहे हैं वहां पे, है ना। तो क्रिटिकल लेवल यदि इसका कॉन्सेप्ट यदि पूछा जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना कि क्रिटिकल जो लेवल होगा ये किसके द्वारा दिया गया था, केट और नेल्सन के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद यदि हम बात करेंगे क्राइटेरिया एसेंशियल की बात करेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका अर्नान और स्टाउट आ जाएगा, ध्यान इन्होंने कब बताया था, 1939 में बताया था। अरे इन्होंने जो बताया था, इन्होंने कब बताया था, 1939 में ही इन्होंने बताया था यहाँ पे। और आनंद तथा स्टाउट ने ध्यान रखना अलग अलग इसके मतलब 3 एस्टीमेट भी बताए थे, है ना, 3 क्राइटेरिया दिए थे जो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ध्यान रखना आनंद तथा स्टाउट ने एक एलिमेंट को भी डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या होगा, मोलिब्डेनम को 1939 में यहाँ पे डिस्कवर पे किया था। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे एफएल ब्रे, तो इन्होंने फास्फोरस के बारे में बताया था, अभी मत लिखो फास्फोरस में बाद में बताऊंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखो इसको, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि क्रिटिकल लेवल जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट बताया था केट नेल्सन ने, यदि पूछेगा क्राइटेरिया एसेंसिबिलिटी जो बताया था वो किसने बताया था, तो आर्नल्ड तथा स्टाउट के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, चलिए थम्स अप दे दिए ना सभी लोगों ने, सबसे पहली बात थम्स अप नहीं देना है, आना है और अपनी अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस कैसे लगाना है, थम्स अप के माध्यम से अटेंडेंस लगाना है। अच्छा आप लोग बताना कि इसमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, आप लोग जानते हो कि भाई टोटल 17 एलिमेंट होते हैं वहां पे, है ना, 17वां एलिमेंट कौन सा था, निकिल था। आप लोग मेरे को बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, 17 में से बताना है ना, 17 के 17 ऑप्शन समझो, कि जो क्या होगा सुगर केन में सुगर ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या बताया मैंने कि सुगर केन में सुगर ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसमें से कौन सा एलिमेंट होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको बताना है, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटास होगा, सल्फर होगा या फिर कैल्शियम होगा, इन 5 में से आप लोगों को बताना है। कमेंट में सभी लोगों को ड्रॉप करना है, बिल्कुल भी एकदम लेजी नहीं होना है कि मैं नहीं ड्रॉप करूंगा, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं, आप भी अपना फर्ज निभाइए और डेफिनेटली यहाँ से 5 में से आंसर बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, शुगर केन में शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए। चलिए आगे चल के बात करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, ये कौन सी फार्मिंग से रिलेटेड होगा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ध्यान रखना, ये किससे रिलेशन बनेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेशन बनता है इसका यहाँ पे, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसकी यदि हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब इनके उपलक्ष्य में एक स्कीम को भी चालू किया गया था, जिसमें टारगेट रखा गया था 1 करोड़ जो फैमिली होती है ना, 1 करोड़ जो फैमिली होती है उनको अच्छे से प्रकार से वहां पे क्या किया जाए, उनको फैमिली को मतलब एक भरण पोषण दिया जाए, एक प्रकार से अनाज दिया जाए वहां पे, है ना, पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत। पता भी था एक्सटेंशन में मैंने आपको पढ़ाया भी था, बहुत ही बढ़िया। चलिए बाकी यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे एक योजना की बात करेंगे जिसका नाम क्या होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल
स्मॉल प्री मेच्योर कर्ड, कर्ड कैसा हो जाएगा पूरी तरीके से स्मॉल प्री मेच्योर। अच्छा कर्ड की बात हो गई तो आप तो लगा ही दोगे यहाँ पे। और बटन्स वाइल द प्लांट और यंग इज नोन एज बटनिंग, उसको बोलते हैं बटनिंग। तो आपको पता है कि बटनिंग जो होगा किसकी कमी के कारण होगा, तो बटनिंग जो होता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण होगा, जो किसमें होता है कॉलीफ्लावर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है ना। बटनिंग पूछा जाएगा कि बताओ कॉलीफ्लावर में बटनिंग किसके कारण होगा, तो कॉलीफ्लावर में जो बटनिंग होगा वो किस कारण होगा, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण होगा। यहाँ पे ध्यान रखना जब नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो कॉलीफ्लावर में एक डिसीज होगा जिसका नाम क्या होगा, बटनिंग को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी तो आपको पता ही है। अच्छा एक और डिसीज यहाँ से पूछा जाता है, बता दो ये से नो, डेफिनेटली बताऊंगा है ना। टमाटर में एक डिसीज होता है ब्लूसम एंड रॉट, आपने पढ़ा भी होगा कि टमाटर में ब्लूसम एंड रॉट डिसीज भी होता है। तो टमाटर में ब्लूसम एंड जो रॉट डिसीज होता है ये किस कारण होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। इस कारण से होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण। और गुआओं में भी पूछा जाता है कि गुआओं में जो होता है वो क्या होता है, ब्राउजिंग होता है। ध्यान रखना है झेड़े यहाँ पे ना झेड़े, तो ब्राउजिंग पूछा जाता है कि गुआवा में जो ब्राउजिंग होता है वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे झेड़ आएगा ना ब्राउजिंग ये वाला। तो गुआवा में जो ब्राउजिंग होगा वो जिंक की कमी के कारण होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट अपीयर इन टर्मिनल बड ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का जो टर्मिनल बड होगा, इस टर्मिनल बड की बात करेंगे है ना। तो इस टर्मिनल बड की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए जो यहाँ पे यदि बात करें कौन सा एलिमेंट रहता है, तो प्लांट के जो टर्मिनल बड होते हैं वहां पे सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, जो कौन से होंगे, कैल्शियम और बोरान। ध्यान रखना कैल्शियम और बोरान जो होते हैं ये प्लांट के टर्मिनल बड पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे नई पत्ती पाई जाती है जिसपे होते हैं आयरन, सल्फर, कॉपर और क्या होते हैं मैग्नीज पाया जाएगा। ध्यान रखना आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज। ऊपर ध्यान रखना है सबसे पहले बात, जैसे हम सर की बात करते हैं हमारे सर पे हम क्या लगाते हैं, केब लगाते हैं, मतलब केब लगाते हैं, केप लगाते हैं। तो केप नहीं बोलना, आप क्या बोलोगे, केब बोलोगे, क्या बोलोगे, केब। तो टर्मिनल बग पे कौन से पाए जाएंगे, कैल्शियम बोरान। नई पत्ती की बात करेंगे, जो नई पत्ती वगैरह होती है यहाँ पे, तो नई पत्ती पे जो पाए जाएंगे उसके नाम क्या होता है, फेस्कुमन। इसको क्या बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसे ध्यान रखना, फेस्कुमन से ध्यान रखना। किससे पढ़ोगे इसको, फेस कु मन, मतलब आपका मन के फिसल गया, फेस्कुमन। एक बार बोलो मेरे साथ, फेस्कुमन जो नई पत्तियों पे पाए जाते हैं। बाकी मिडिल की बात करेंगे तो मिडिल में जो पाए जाएंगे वो कौन से पाए जाएंगे, हमारे जिंक पाया जाता है मिडिल में। और सबसे निचली पत्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है एनपीके, मैग्नीशियम और क्या पाया जाएगा, मोलिब्डेनम पाया जाएगा। ये मैग्नीशियम बताया है और ये मैंने बताया है मैग्नीज बताया है। नई पत्तियों पे पाया जाता है फेस्कुमन, आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज और ये मैंने बताया है मोलिब्डेनम यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना होना, क्या क्या मैंने बताया एक बार फिर से। टॉप पे कौन से पाए जाएंगे, आप लोगों ने लगाया केब लगाया, मतलब कैल्शियम और बोरान। नई पत्तियों की बात करेंगे तो नई पत्ती में फेस्कुमन पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और मॉडरेट में पाया जाएगा जिंक, और लोअर लिप पे जो पाया जाता है एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम जो होता है ये पाया जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या बचेगा, यहाँ पे टर्मिनल पूछा है तो टर्मिनल पाएगा हमारा कैल्शियम और क्या जाता है हमारा बोरान यहाँ पे आ जाता है। गोट इट माई पॉइंट, ये से नो जाते अटेंडेंस लगा देना, सभी लोगों को अटेंडेंस जरूर लगाना है यहाँ पे है ना। और सेशन तो हमारा चल ही रहा है, अगले सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट अर्थिंग इन पोटैटो शुड बी डन डेज डेज आफ्टर प्लांटिंग प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस फॉर ट्यूबराइजेशन, मतलब जब ट्यूबराइजेशन होगा, मतलब अच्छे ट्यूबराइजेशन के लिए बात करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट जो पोटेटो में हम करते हैं अर्थिंग अप, मतलब यहाँ पे देखो हम मिट्टी चढ़ा रहे हैं। सपोज करो मिट्टी हम नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई मिट्टी नहीं हम चढ़ाएंगे तो इधर से क्या आ जाएंगे, हमारे सूर्य देवता जी आ जाएंगे। ये से ना यहाँ पे सूर्य देवता जी आ जाएंगे। और ये जो पोटेटो वगैरह होगा इस पोटेटो का जो कलर कर देंगे, ये कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन। तो जब ग्रीन कलर हो जाएगा तो वहां पे एक पिगमेंट हो जाएगा, उस पिगमेंट की बात करेंगे तो जिसका नाम क्या होता है, सोलेनिन को आप लोग ध्यान रखना, वहां पे सोलेनिन का फॉर्मेशन होता है। तो पूछा भी जाता है कि पोटेटो में जो ग्रीन कलर होता है किस कारण से होगा, तो पोटेटो में ग्रीन कलर जो हो रहा है किस कारण से होता है, सोलेनिन के कारण होगा। और सोलेनिन जो होता है कितना एमजी होता है, 20 mg। 20 mg तक 100 ग्राम जो पोटेटो होगा उसमें 20 mg यदि सोलेनिन होता है ना, तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल यहाँ पे माना जाता है।
तो सोलेनिन ड्यू टू द सन एक्सपोजर एंड 20 mg इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ यहाँ पे, है ना। इससे ज्यादा या तो इतना हो जाता है तो डेफिनेटली होगा। फर्स्ट अर्थिंग पोटेटो की बात करेंगे तो ध्यान रखना, डे आफ्टर सोइंग की बात करेंगे तो 30 से 35 डेज के बाद जो होता है यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारा अर्थिंग अप हम लोगों को करना चाहिए। जैसे अर्थिंग अप जो होता है ये तो पोटेटो में भी किया जाता है ना, और किस में किया जाता है, सुगरकेन की बात करेंगे तो सुगरकेन में भी किया जाएगा, और उसके बाद बात करेंगे तो पाइनएप्पल की बात करेंगे तो पाइनएप्पल में भी की जाती है। अच्छा, पाइनएप्पल से मेरे को ध्यान में आया, पाइनएप्पल कौन सी फ्रूट ऑफ टाइप के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, बताया था ना। पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल किस में आता है आपका, जेपीएम सोरोसिस को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, जेपीएम सोरोसिस, मतलब जेक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी। जेक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो तभी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जो जेपीएम सोरोसिस होगा इसमें क्या आएगा आपका, मतलब जेपीएम जो ये होते हैं सोरोसिस के अंतर्गत आएंगे। और एक बताया था आपको, क्या बताया था, फीक बताया था। फीक किस में आता है, ये साइकोनस के अंतर्गत आता है। तो आई होप सभी लोगों को ये सेशन जो होगा बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन लगा होगा, है ना। आप लोग बताना कि सेशन आप लोगों को कैसे लगा है, और कंटिन्यूअसली आप लोग इसको अच्छे से करते जाइए। थोड़ा सा भी टेंशन आप लोग न लीजिए कि सर क्या पता कैसे क्या होगा यहाँ पे, है ना। जो भी होगा बढ़िया होगा। आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए यार, कि नहीं मेरे को मेहनत करना है, जो भी होगा एवरीथिंग क्या होगा मेरे लिए सबसे बेस्ट ही होगा वहां पे। क्लियर सभी लोगों को, ऐसा ना करो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। यदि अटेंडेंस नहीं दिया हो तो अटेंडेंस लगा के जाना, उदास नहीं होना है कि सर क्या पता होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं, टेंशन ना लीजिए, टेंशन को गोली मारे, डिस्को मारिए, है ना। और आपने पे भरोसा रखिए कि नहीं डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो ना, यस डेफिनेटली कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। सभी लोगों को शुभ रात्रि, थैंक यू।